हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति और इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आपको वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ एंड करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ के बारे में बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ पर बेस्ड। देखिए, एक्स एक्सिस में वोल्टेज दिया रहेगा, वाई एक्सिस में करंट, तो आई वी ग्राफ, या फिर एक्स एक्सिस में करंट, वाई एक्सिस में वोल्टेज। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसमें क्वेश्चन की वैरायटी क्या होगी। नंबर 1 पूछेगा कि आई वी ग्राफ है, इसमें किसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है या इक्वल है, या T1 इज जस्ट हाफ ऑफ द T2। इस टाइप के 4 ऑप्शन दिया रहेगा और हम लोग को 1 मिनट से भी कम समय में इसको बनाना है। ट्रेडिशनली इसको हम बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप बहुत ही कम समय में आप उसको निकाल सकते हो। तो पहला इन्फॉर्मेशन ये पूछेगा कि इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर आपसे ऐसा पूछेगा कि कौन हायर रेजिस्टेंस में, R1 इज लेस देन टू R2, R1 इज ग्रेटर देन टू R2, या फिर R1 इक्वल्स टू R2, या फिर R1 इज जस्ट हाफ ऑफ द R2। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन ये बन गया। और क्या पूछ सकता है इसमें, देखिए, या फिर ऐसा पूछेगा इनका टेम्परेचर सेम है, A एंड B आर टू मेटेलिक कंडक्टर, द टेम्परेचर कांस्टेंट है, T इज कांस्टेंट, इसकी लेंथ LA है और इसकी लेंथ LB है। आपसे ऐसा पूछेगा फाइंड द लेंथ ऑफ A। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसा, इक्वल है, ग्रेटर देन है, या फिर इसका जस्ट 1/3 है, या 1/4 है, या LB इज इक्वल टू 1/2 LA। ऐसा करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा इफ T इज कांस्टेंट। ये सेकंड, देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आपको IV ग्राफ दिया रहेगा, इसमें एंगल को मेंशन किया 60 डिग्री। आपसे पूछेगा फाइंड द रेजिस्टेंस, और आपसे पूछा है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कोई कंडक्टर A है, क्योंकि सपोज कर लीजिए A, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इसका इस स्ट्रेट लाइन जो है Y एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और ये काफ़ी इजी भी रहते हैं। इनको बनाने का जो तरीका है मैं भी आपको बताता हूँ। इसको बनाने के पहले कुछ मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ ओम्स लॉ के बारे में, बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा, और उसके बाद मैं आपको IV और VI ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम MCQ के फॉर्म में 6-7 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, आपसे बन जाएगा। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं ओम्स लॉ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ क्या है इसके बारे में शॉर्ट में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे। ओम्स लॉ के बारे में आप लोग को मालूम है ओम्स लॉ क्या है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर डू नॉट चेंज, फिजिकल कंडीशन क्या क्या हो सकता है, उस कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, शेप, वॉल्यूम एक्सेट्रा, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। उसका प्रेशर भी उतना ही है, उसका वॉल्यूम भी उतना ही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हो रहा हो तो करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा। अधिक करंट यानी अधिक पोटेंशियल डिफरेंस, कम करंट यानी कम पोटेंशियल डिफरेंस। I इज 0 दैट मीन्स V इज 0। एक तो मीनिंग ये हुआ, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए इस प्रोपोर्शनलिटी V और I के बीच में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। V इज इक्वल टू, ये आपका हो गया कांस्टेंट इनटू I, and this is the proportionality constant is known as the proportionality, the ratio of constant is the V upon I। तो ये जो कांस्टेंट है क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। V, सपोज आपने वोल्टेज V1 किया,
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट हुआ I1 हुआ। फिर आपने वोल्टेज को V2 किया तो फिर करंट की वैल्यू भी चेंज होगी I2, फिर V3 किया, फिर I3। लेकिन ध्यान रखना है कि द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर डू नॉट चेंज विथ टाइम। और उसके फिजिकल कंडीशन कौन कौन से हैं, पैरामीटर हैं, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, अगर सपोज कि यहाँ पर मैंने वोल्टेज V1 कर दिया तो करंट I1 हुआ, तो V1 अपान I1, तो मैंने नोट किया कांस्टेंट को, तो मैंने कुछ नोट किया, इसकी वैल्यू आती है, इसका रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये कांस्टेंट आया। फिर मैंने V2 अपान I1 किया, फिर कांस्टेंट आया, फिर V3 अपान I3 किया, फिर कांस्टेंट आया। तो ये जो कांस्टेंट है इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हमेशा R आएगा, R, यहां भी R आएगा, यहां भी R। तो ओम्स लॉ का जो रियल मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। V1 अपान I1 तो R आया, V2 अपान I2 फिर R आएगा, फिर R आएगा, फिर R आएगा। तो दैट मीन्स दिस R, दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस, कितना अपोज कर रहा है, करंट को कितना अपोज करेगा, क्योंकि कंडक्टर जो है, कंडक्टर ऑफर सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द करंट। हर कंडक्टर करंट जब फ्लो होता है तो कुछ अवरोध या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज नोन एज द रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करना, अपोज। तो जो रेजिस्टेंस होगा उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, R इक्वल्स टू V अपान I, और ये हर कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा। V1 अपान I1 R, V2 अपान I2 R, V3, ये इसका। अगर इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपके पास डेटा है, आपने V1 का डेटा ले लिया है, कुछ डेटा है, फिर I1 का कुछ डेटा है ना, वोल्टेज आपने कुछ भी लिया, 1 वोल्ट लिया, करंट को मेजर किया, तो अगर आप देखोगे तो ये VI जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन अगर मिल रहा है दैट मीन्स ओम्स लॉ वेरीफाइड हुआ। मतलब ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर को बोलेंगे ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, राइट। अब देखिए किसी भी पॉइंट पर रेजिस्टेंस निकालना, मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने एक्स एक्सिस में और दूसरा मैंने वाई एक्सिस में ड्रॉ किया। तो ये जो वैल्यू है ये आपका हो गया I, और ये जो वैल्यू है ये हो गया V। अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन ये स्लोप बनाता है थीटा, तो देन वी विल टेक द टेन थीटा। टेन थीटा दैट मीन्स द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर V अपॉन I, V एंड बेस I, एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आप इस टाइप का न्यूमेरिकल जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसको बना सकते हो। ये किसके लिए, दैट मीन्स इन वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट line that means slope m tan theta, and this will be equal of the resistance, and this resistance will be V upon I। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो स्लोप है tan theta इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किसमें, फॉर VI ग्राफ। तो जहां भी VI ग्राफ आएगा उसका स्लोप निकाल लो, दिस स्लोप विल बी इक्वल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो पहला आपको आइडिया यहां से मिला कि अगर आप वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में ग्राफ खींचोगे, जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दिस स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है इसको बोलेंगे ओमिक कंडक्टर, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा तो उसको बोलेंगे अनओमिक कंडक्टर।
तो जो कंडक्टर, जिस कंडक्टर के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे वोल्टेज और करंट के बीच में, अगर वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, दैट मीन सच टाइप ऑफ कंडक्टर इज नोन एज द ओमिक कंडक्टर। तो पहली चीज ये हुआ। तो वी आई ग्राफ में क्या होगा, ये आप दिमाग में, वी आई ग्राफ जो भी स्ट्रेट लाइन होगा उसका जो स्लोप होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू करंट एक्सिस, वो क्या होगा, दिस स्लोप इज टेन थीटा, दैट इज द स्लोप इज ऑलवेज इक्वल ऑफ द रेजिस्टेंस, ये हमेशा टेन थीटा इज इक्वल टू आर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहली चीज इसको आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, न्यूमेरिकल नहीं लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही जल्दी आप बना लो, 1 मिनट से भी कम समय में आप बना सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं आईवी ग्राफ। चलिए हम लोग ओम्स लॉ को और थोड़ा सा देखते हैं। ओम्स लॉ का 2 स्टेटमेंट है, एक ही मतलब है दोनों का, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब हम ऐसा बोलते हैं तो वोल्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एनी 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द करंट। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो V इज यहाँ कांस्टेंट आएगा एंड दिस कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट V अपॉन I एंड दिस कांस्टेंट इज द R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर V अपॉन I। एक तो पहली बात ये हो गई, लेकिन हम इसको ऐसा लिखें, इसका भी मतलब वही है कि, लेकिन जब यहाँ कांस्टेंट यूज करोगे, दिस कांस्टेंट या रेसिप्रोकल हो जाएगा। कांस्टेंट यहाँ पर R था, हियर R इज द कांस्टेंट, यहाँ पर देखोगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ जो कांस्टेंट था RI, हियर R इज द कांस्टेंट। जब इसको आप ऐसा बोलोगे कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो जो कांस्टेंट होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन R इंटू V। तो दैट मीन्स V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V अपॉन R। इसका दोनों का मतलब एक ही है। तो क्लियर हुआ, लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर डू नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स इन द कंडक्टर के किसी दो पॉइंट पर जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया, दिस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। यानी उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ये सीधा मिलेगा। दिस स्ट्रेट लाइन इज शो द ओम्स लॉ इज वेरीफाइड, ओम्स लॉ वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, अगर वेरीफाइड नहीं हो रहा मतलब वो अनओमिक कंडक्टर है। ठीक है, अब आईवी ग्राफ खींचते हैं, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। आईवी, अभी मैंने एक्स एक्सिस में वोल्टेज ले लिया और वाई एक्सिस में करंट ले लिया, इसके पहले इसका उल्टा था। अब मैंने कोई ग्राफ प्लॉट किया, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है वो कंडक्टर अंडर द कंडीशन ऑफ द, कौन सा कंडीशन है उसका, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब अगर चेंज नहीं हो रहा है तो चाहे वी आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करो या आई वी के बीच में, दिस विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा चलो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ ड्रॉ किया। इसका जो स्लोप है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस इज द थीटा। ये आपका हो जाएगा वोल्टेज और ये आपका होगा करंट, तो ये हो गया करंट। तो नाउ वी विल टेक द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना स्लोप है या वोल्टेज एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना स्लोप है, तो उसके लिए हम लोग टेन थीटा लेते हैं, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज टेन थीटा एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस I अपॉन V, दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल्स टू I अपॉन V एंड I अपॉन V दैट इज 1 अपॉन R। दैट मीन्स क्या हुआ, अब इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे और आपको ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूँ। अगर IV ग्राफ, फॉर IV ग्राफ करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर, किसके लिए, ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी जिसके भी जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। फॉर आईवी ग्राफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, the slope of the straight line, this slope is represented by the m, or
मैथमेटिकली टेन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/r, दैट मीन्स I/v. That means the slope of the straight line is the reciprocal of the resistance. The slope of straight line is reciprocal of the resistance. यानी इसका जो स्लोप होगा m, इसको अपन ब्लू पेन से लिखते हैं, चलिए, तो ये जो स्लोप होगा, दिस स्लोप इज द टेन थीटा एंड टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द 1/r. तो अपने दिमाग में बैठा के रखो कि जब भी IV ग्राफ होगा तो स्लोप इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड IV उसका उल्टा करेंगे, VI ग्राफ, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. बस ये दो चीजें अगर आपसे बनती है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे. अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आपको काफी आसान लगेगा और आप उसको इजीली 1 मिनट से भी कम समय बना लोगे. चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी MCQ बनाना है इस टाइप का तो क्या करोगे, तो दो बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. ये मैंने जो ऐसा खींचा है, पहली चीज ये, अगर VI ग्राफ है तो द स्लोप ऑफ द VI ग्राफ इज इक्वल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. VI ग्राफ में R और IV ग्राफ है तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. बस दो चीजों को याद रखिए. अभी देखिए, आपको बता रहा हूं 1 मिनट से भी कम समय में आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे. चलिए पहला MCQ देखिए, ध्यान से देखना. VI ग्राफ फॉर अ कंडक्टर इज शोन बिलो, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, यानी यहां पर VI ग्राफ दिया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से देखना VI ग्राफ. लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए वो जो एंगल को मेंशन किया है वो Y एक्सिस से किया है, वोल्टेज एक्सिस से किया है. लेकिन मैंने आपको बताया हमेशा कहाँ से करना है. यहाँ देखिए VI ग्राफ में जो एंगल मेंशन किया गया है, जिसके बेसिस पे ये रिजल्ट आया है, वो किस बेसिस पे था, दिस स्ट्रेट लाइन मेक एन एंगल विथ करंट एक्सिस विथ एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा कंफ्यूज कर दिया. एक्चुअली में हमको ये वाला एंगल चाहिए. तो पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल ये तो 90 डिग्री हुआ, 90 में इतना माइनस कर दोगे तो आएगा 30 डिग्री. तो यहाँ पर जो एंगल लोगे तो बस बन गया आपसे. तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा हो गया. देखिए हमको दिया था क्वेश्चन ऐसा, VI, ये एंगल को यहां से मेंशन कर दिया 60 डिग्री, लेकिन हम जो भी रिजल्ट निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये 60 है, लेकिन हमको ये चाहिए तो ये तो कोई भी निकाल लेगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा. तो इसको मिटा दो आप, ये बन गया. बस जैसे ये 30 डिग्री आया, कुछ नहीं है. VI ग्राफ में क्या होता है, इन VI ग्राफ, अब इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा. VI ग्राफ में क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप इज टेन थीटा एंड टेन थीटा इज द R. देन रेजिस्टेंस टेन थीटा 1030 और R 1030 का मतलब होगा 1/√3 और ये ओम में आएगा. देखिए 1/3 ओम. बी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन. कितना टाइम लगा आपको, बस ये दो चीज़ों को ध्यान में रखिए आप. इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया है इसको ओम्स लॉ के बेसिस पे. तो ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी. आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, वो एंगल को यहां मेंशन कर लिया है. क्वेश्चन में एंगल कहां मेंशन किया है, विथ Y एक्सिस, वोल्टेज एक्सिस पर. लेकिन हम लोग का जो ट्रेडिशन जो है हमेशा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया है. तो पहला MCQ बन गया स्टूडेंट. अब चलिए दूसरा MCQ देखते हैं. हाँ, ये दूसरा MCQ भी ऐसी है, 1 मिनट से भी कम समय बन जाएगा आपसे. देखिए इस टाइप का कोई भी आ जाएगा, बस आपको इसको ध्यान में रखना है. द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर ए गिवन वायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 आर शोन इन फिगर. विच ऑफ द फॉलोइंग T1 एंड T2 इज ग्रेटर. आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 पॉइंट को याद रखिए. ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर स्लोप विल बी ग्रेटर रेजिस्टेंस, विल बी हायर रेजिस्टेंस. लोअर स्लोप लोअर रेजिस्टेंस. तो ठीक इसका उल्टा इसमें होगा. खैर इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं. चलिए कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में. देखिए ये ग्राफ है, IV ग्राफ दिया हुआ है, IV ग्राफ. ये 2 डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं. इनका टेम्परेचर यहाँ T2 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है T1 और यहाँ पर IV ग्राफ है. तो इसको निकालने का तरीका क्या है भैया, इसका जो स्लोप होगा, मान लीजिए इसको θ2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, θ1. जैसे यहाँ सब स्क्रिप्ट दिया वैसे मान लेते हैं. तो
तो ये IV ग्राफ में क्या होगा, IV ग्राफ में स्लोप होता है 1/r, तो यहां पर लिखोगे tan θ2 इक्वल टू 1/r2 और tan θ1 इक्वल टू 1/r2, रेसिप्रोकल होता है ये। इन दोनों को डिवाइड करो, tan या tan θ1 अपान tan θ, कैसे भी डिवाइड करो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस बन गया आपसे। तो ये रेसिप्रोकल है, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये R2 इधर आ जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा। आपको फिगर में दिख रहा है हियर θ1 इज ग्रेटर देन टू θ2, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो मोर देन टू 1, देन R2 अपान R1 अपान, यानी ये θ1 आपको ज्यादा दिख रहा है ना यहाँ पर, ये θ1, द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज ग्रेटर देन टू दिस स्ट्रेट लाइन, यानी इस स्ट्रेट लाइन से ज्यादा है, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दैट मीन्स इसको डिवाइड करोगे तो मोर देन टू 1, तो tan θ1 अपान tan θ2 ये आपका 1 से ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली R2 अपान R1 इज ग्रेटर देन टू 1, देन R2 इज ग्रेटर देन टू R1। अब यहां पर पहला तो MCQ ये बन गया, लेकिन ये पूछा नहीं है आपसे स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछा ही नहीं, आपसे टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है। तो टेम्परेचर के बारे में क्या आइडिया है मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल है ये, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा टेम्परेचर के बारे में पूछा, लेकिन मैंने कंक्लूजन निकाल दिया है कि देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कंडक्टर R2 इज ग्रेटर देन टू R1। और एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए, अगर किसी भी कंडक्टर में, जो मेटलिक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मेट है कि इन केस ऑफ द कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर मटेरियल, the resistivity and resistance increases with increase in temperature। यानी इसका जो होता है RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी, इसको बोलते हैं ये कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, और ये रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मेट होता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर ग्राफ प्लॉट करोगे टेम्परेचर वर्सेस आर वर्सेस टेम्परेचर, तो ये इस टाइप का स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एंड दैट इज द ओमिक कंडक्टर, चाहे वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच में खींचो चाहे रेजिस्टेंस। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया, ये इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि किसी भी मेटलिक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो खैर हम लोग MCQ पर आते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया कि भैया अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसको मिटा देते हैं। चलिए, हमसे पूछा है T1 T2, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। T2 इज ग्रेटर देन टू T1, T2 इज ग्रेटर देन टू T1, तो T2 इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन T2 इज ग्रेटर देन टू T1, बी ऑप्शन द करेक्ट। तो कितना आसान क्वेश्चन है कि द करंट वोल्टेज ये दिया हुआ है, तो इसको क्या स्लोप, IV ग्राफ है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ द IV ग्राफ, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये हायर स्लोप है तो लोअर रेजिस्टेंस, लोअर स्लोप हायर रेजिस्टेंस, उल्टा होगा IV ग्राफ में। और VI ग्राफ में हायर स्लोप हायर रेजिस्टेंस, लोअर स्लोप विल बी लोअर रेजिस्टेंस, ये चीज़ है। चलिए और कुछ हम MCQ देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट, इसका रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तभी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जिसमें एक MCQ ये पूछेगा इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप तुरंत बता दोगे। इससे पहला MCQ बन गया कि R2 इज ग्रेटर देन टू R1, ये पहला MCQ बन गया। सेकेंड MCQ है, अगर ये रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, दैट मीन्स इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। वाई? वी नो दैट द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बोथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों साथ में इंक्रीज होते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यूज करना, ठीक है। तो ये बन गया। चलिए और कुछ MCQ और देखते हैं।
चलिए दो और अच्छे एमसीक्यू या क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। और जो वी आई ग्राफ एंड आई वी ग्राफ है उसका जो कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि आप तुरंत बना लोगे। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए वी आई ग्राफ फॉर द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मैट्रिक रजिस्टर्स आर शोन इन फिगर, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। चार ऑप्शन दे देगा, ए बी ऑप्शन में दे देगा बी, सी ऑप्शन में ए एंड बी बोथ, एंड डी दे देगा कुछ भी देगा, नाइदर ए नॉर बी। तो खैर ये ऑप्शन तो कुछ भी देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए इसको कैसे बनाओगे, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक चीज बताया, उसी को ध्यान में रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। क्या है बेसिक चीज, क्या है हमारा जो की पॉइंट है इस टाइप का की पॉइंट हमारा ये है बनाने का कि अगर आई वी आई ग्राफ है, जो भी स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्लोप इज द टेन थीटा एंड इज द आर। पहला पॉइंट ये है भाई, इसी को याद रखना, बाकी सब बन जाएगा आपसे। और ये आई वी ग्राफ है, आई वी ग्राफ ये ऐसा, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्लोप को हम लोग हमेशा टेन थीटा देते हैं, देन टेन थीटा 1/, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। बस दो चीजें अगर आपसे बनती हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो। चलिए इसमें पूछ रहा है कि वी आई ग्राफ और पैरेलल सीरीज में दो मैट्रिक वायर है, रजिस्टर है, दोनों को एक बार सीरीज में एक पैरेलल में जोड़ा गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, यानी ए सीरीज में है कि बी सीरीज में है, या ए पैरेलल में या बी। तो इस टाइप की चीज़ों को बनाने का तरीका यही है, बस इसको ध्यान रखिए, सब बन जाएगा। देखिए कैसे बनाओगे, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा आपको। कैसे लगेगा कम समय, क्योंकि हमको तो ये नॉलेज है। तो पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर ड्रॉ करिए इसको, ये है वी, अच्छा यहाँ ध्यान देना वी आई है ये, तो वी आई के लिए स्लोप ये होता है। तो पहले का ये दिया है ए, ये मैट्रिक वायर है, तो इसका ग्राफ ऐसा दिया है। सेकंड का बी है। अच्छा देखिए वी आई ग्राफ में क्या होता है, द स्लोप ये किसका, इसका स्लोप क्या होगा, टेन थीटा, मान लीजिए इसको टेन थीटा मान लो, इसको ऐसा मान लो थीटा ए, और इसको थीटा बी, ऐसा उसके नाम से कर लो। तो क्या होगा, टेन थीटा ए इक्वल्स टू इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा आर ए, और टेन थीटा बी इक्वल्स टू इसका रेजिस्टेंस क्या है, सपोज आर बी। बस खत्म, आपसे बन गया। अब खुद भी बता दो कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। इन दोनों को डिवाइड करो, कर लो डिवाइड, टेन थीटा ए स्लोप ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ द सेकंड, द रेशियो निकालो इसका, टेन थीटा बी ये होगा आर ए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है तो इसमें तो रेसिप्रोकल होगा नहीं, ये वाला रहता तो उल्टा हो जाता है। खैर, तो ये इनका आर ए, पहले ये पता लगाएंगे भाई किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तभी तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। यानी बेसिक चीज़ यहाँ से सब निकल जाएगा। अब यहाँ अगर आपने ये पता लगा कि इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप क्या क्या चीज़ निकाल सकते हो। अगर ये पता चलिए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो अब ये पता लगा किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर आप ये भी बता सकते हो कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो सीरीज में पैरेलल में, तमाम चीज़ें आप बता सकते हो। चलिए तो ये होगा टेन थीटा ए अपॉन टेन थीटा बी। अब थोड़ा ग्राफ को देखिए, ग्राफ कहाँ है भैया हमारा, ये ग्राफ, ये क्वेश्चन वाला ग्राफ ये। अब देखिए इस ग्राफ में हियर थीटा ए इज लेस देन टू थीटा बी, दिख रहा है ना आपको, ये इसका स्लोप इससे कम है, तो ये कम है ज़्यादा, तो लेस देन टू 1 डेफिनेटली आएगा। तो देन द रेशियो ऑफ आर ए एंड आर बी इज लेस देन टू 1, इसका मतलब आर ए इज लेस देन टू आर बी। अब इससे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, आपसे 3 MCQ बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं की पॉइंट को। चलिए तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, आर ए इज लेस देन टू आर बी। तो इससे पहला MCQ ये बन गया। सेकंड MCQ है, अगर आपको ये मालूम कि इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा। दूसरा MCQ ये बन गया। अच्छा, लेकिन आपसे ना टेम्परेचर के बारे में पूछा ना रेजिस्टेंस के बारे में पूछा, आपसे पूछा है कि कौन सा ग्राफ में जब दोनों को एक बार सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका एक ग्राफ बनता है, वोल्टेज वर्सेस करंट,
फिर एक बार उनको पैरेलल में जोड़ते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी वोल्टेज वर्सेस करंट, फिर एक बी ग्राफ। तो आपको बताना है कि ए और बी में कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। तो कैसे पता लगाओगे? बहुत आसान है, आर ए इज लेस देन टू आर बी। अब आपको नॉलेज होगा स्टूडेंट, अगर कुछ दो रेजिस्टेंस है आर ए और आर बी, इनको अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये तो ऐड हो जाता सीधा, और पैरेलल में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल से ऐड होता है, ये 1/RA + 1/RB। तो RA इज ग्रेटर देन टू RB, तो इसका रिवर्स क्या होगा, RB इज ग्रेटर देन टू RA, यानी B का रेजिस्टेंस ज्यादा है। यानी दो वायर को जोड़ा गया और उनको एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करके ग्राफ प्लॉट किया गया है, V वर्सेस I। तो आपको बताने के लिए में से कौन सा ग्राफ आपको क्या बता रहा है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, क्योंकि पैरेलल में जो ऐड हो रहा है रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, तो मतलब ये कम होगा। तो कम कौन सा है, RA वाला कम है, क्योंकि अगर दो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सपोज 2 and +3 या 4 इसको कनेक्ट करें सीरीज में, तो सीरीज में कितना हो गया 6, लेकिन रेसिप्रोकल कितना होगा 1/2 + 1/4, तो ये डेफिनेटली क्या होगा 4, और ये आपका हो गया 2 + 1 3/4 या 4/3, तो ये तो कम हो जाएगा। दैट मीन्स जिसमें कम रेजिस्टेंस आएगा, कम रेजिस्टेंस किसमें आ रहा है, ये RA इज लेस देन टू RB। तो दैट मीन्स क्या हुआ, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ए ग्राफ इज द रिप्रेजेंट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है विच ग्राफ रिप्रेजेंट द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देन आप क्या लिखते हैं, हायर रेजिस्टेंस कौन सा है, RB, B इज द रिप्रेजेंट द सीरीज कॉम्बिनेशन, A इज द रिप्रेजेंट। तो यहां पर आंसर क्या लिखोगे, according to the question, A represents series combination। सॉरी क्या पूछा आपसे, पैरेलल, क्योंकि हाँ A का कम है तो कम आ रहा है, इसका मतलब पैरेलल। A represent the parallel combination while B represent the सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रही है मेरी बात, कि अगर आपको दो चीजें अगर बनती है, IV ग्राफ एंड VI ग्राफ, तो आप क्या क्या बना सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें मैथमेटिकल कुछ इक्वेशन आएगा। VI ग्राफ फॉर अ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर रेस्पेक्टिवली, देन T2 - T1, यानी इसमें से जो भी आप निकालोगे उसका जो डिफरेंस होगा T2 - T1 इज द प्रोपोर्शनल टू द cos 2 थीटा एंड sin थीटा, cot 2 थीटा एंड tan थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसको बनाओगे कैसे, ये VI ग्राफ है, इन VI ग्राफ में क्या होता है, बस ये क्वेश्चन आपसे ऐसे बन गया, ये T1 बता रहा है और ये T2। तो VI ग्राफ में होता क्या है, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज द tan थीटा विल बी इक्वल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी हायर, ये लोअर स्लोप है, दिस इज द लोअर स्लोप मतलब ये लोअर रेजिस्टेंस, हायर स्लोप हायर रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। इस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका तो वैसे भी कोई निकाल लेगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसको T1 लिखते हैं, θ1, और ये आपका हो गया θ2। तो tan θ1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया R1, ठीक है स्टूडेंट, और tan θ2 कितना हो गया, ये R2। बस खत्म, आपसे बन गया। इसको डिवाइड कर लीजिए आप, कैसे भी करिए, tan θ1 अपान tan θ2, इसको डिवाइड करिए तो ये R1 अपान R2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ये। चलिए उसके बाद तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यार θ1 इज लेस देन टू θ2, तो ये इसका जो रेशियो होगा लेस देन टू 1, तो देन R1 अपान R2, इसको लिखूंगा tan θ1 अपान tan θ2, और इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि ये θ1 की वैल्यू कम है, इससे ये ज़्यादा है, दैट मीन्स लेस देन टू 1, तो देन R1 अपान R2 इज लेस देन टू 1, एंड फाइनली इसको यहाँ शिफ्ट करो तो R1 इज लेस देन टू R2। बस आपसे बन गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है देखिए, हाँ अच्छा एक चीज का ध्यान में नहीं रखा स्टूडेंट, सॉरी,
मैं इसके एंगल पर ध्यान रखा, जस्ट ए मिनट। हाँ यस स्टूडेंट, मैंने गलती कर दिया, आप भी ऐसी गलती मत करिए। मैं क्वेश्चन का एंगल को मेंशन नहीं किया। देखिए T1 जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो है कंडक्टर है, ये इसका जो एंगल थीटा दिया हुआ है, और सेकंड वाले का एंगल जो V एक्सिस से या वोल्टेज एक्सिस से दिया हुआ है। तो पहले इसको एंगल को ठीक से कर लो। तो पहले वाले का एंगल तो ठीक है, थीटा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये थीटा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा, टोटल 90 है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एक एंगल यहाँ दिया है, एक एंगल यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब ये क्या करेंगे कि इस जो भी एंगल लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या करंट एक्सिस से लेंगे इन वी आई ग्राफ में। आई वी ग्राफ होता तो फिर उस एक्सिस से लेते। खैर, तो यहाँ थीटा मेंशन किया, ये एंगल निकालना है। तो ये कितना होगा, टोटल 90 इसमें, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बस यही थोड़ा करेक्शन करना था। तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा करेक्शन जल्दीबाजी में नहीं करना है, मैंने भी कर दिया था, तो आप ऐसा मत करिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ, देखिए ये आपका थीटा दिया हुआ और सेकंड इसका नेमिंग है T1। यहाँ T1 T2 भी ध्यान दीजिए, ये T2 यहाँ तो नहीं लिखा है, या उसको ध्यान से लिख लेना, यहाँ ऐसा दिया हुआ है। लेकिन हम जो भी एंगल लेते हैं, कौन सा ग्राफ है, वी आई ग्राफ, विथ रेस्पेक्ट टू करंट एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो इसका तो ठीक है, तो इसका निकालेंगे स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन टेन थीटा, इसको θ1 लिख लो, या θ1, दिस θ1 इज द टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका R1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका स्लोप दिया नहीं है यहाँ पर, इसका स्लोप इसके साथ दे दिया, तो हम इसको निकाल लेंगे, हमको नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री का, ज्योमेट्री का नॉलेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा। तो ये यहाँ पर जो स्लोप होगा, या इसको थीटा लिखो, यहाँ थीटा मेंशन किया है। द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन इज 10, ये 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका R2। ये 2 है तो R2 ले लिया मैं, ठीक है स्टूडेंट। और 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू R2। बस आपसे बन गया क्वेश्चन। आपको पूछना है, अच्छा इसको हमको R1 माइनस R2 नहीं पूछा है, इसको टेम्परेचर के टर्म्स में पूछा है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। तो हम लोग को नॉलेज है कि जो टेम्परेचर होता है वेरी करता है, रेजिस्टेंस वेरी करता है विथ टेम्परेचर लीनियरली, ये अल्फा डेल्टा या टी। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस, लो टेम्परेचर लो रेजिस्टेंस। ये तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, R1 का अपना आ गया, R1 का मतलब T1, इसका टेम्परेचर सपोज T1, R1 विल बी इक्वल T1 के इक्वल मारो, और ये आपका आ गया टेन थीटा, और R2 किसके इक्वल है, T2, और ये कितना होगा, कॉट थीटा। बस अब आपसे क्वेश्चन बन गए स्टूडेंट। अब इसको कैसे करोगे, बहुत ईजी, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा देना है। ट्रिग्नोमेट्री क्या लगाओगे, देखिए टी क्या पूछा, T2। वैसे भी आप देखोगे वी आई ग्राफ में ये लोअर स्लोप है और ये हायर स्लोप है, तो लोअर स्लोप है और ये हायर स्लोप है, मतलब किसका, वैसे भी देख लो क्या होगा इसका, R1 अपान R2 इक्वल्स टू टेन थीटा। वैसे भी आपको पता चल जाएगा, ये आपका लोअर स्लोप है, लोअर रेजिस्टेंस R1 और ये R2, तो देन R1 इज लेस देन टू R2। ये तो पहला एमसीक्यू बन गया। लेकिन हमसे पूछा दूसरा है, टेम्परेचर के टर्म्स में उसके डिफरेंस को पूछा है। अगर टेम्परेचर पूछेंगे तो दैट मीन्स T1 इज लेस देन टू T2, ये दूसरा एमसीक्यू ये बन गया। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला, अगर ये जो ग्राफ दिया इसमें जो एंगल मेंशन किया और मैंने फिर उसमें ऐड किया, उसके अकॉर्डिंगली जो R1 जो कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R2। ये हायर स्लोप है, हायर रेजिस्टेंस इन वी आई ग्राफ, वो मैंने जो स्टार्टिंग बताया था। फिर सेकेंड वाले में क्या, इसका लोअर स्लोप है तो लोअर रेजिस्टेंस, हायर स्लोप हायर रेजिस्टेंस, तो दैट मीन्स R2 इज ग्रेटर देन टू R1 या T2 इज ग्रेटर देन टू T1। ये इन दोनों को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपसे ये एमसीक्यू पूछा रहता तो आप तो डेफिनेटली टिक लगा देते हैं, ये भी टिक लगा सकते हो। लेकिन आपसे पूछा है कि T1 माइनस T2 पूछा है, क्योंकि T1 इज लेस देन टू T2, यानी T2 जो ज़्यादा हायर, मतलब T2 इज ग्रेटर देन टू T1, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, चलिए निकाल लेते हैं। हियर T2 माइनस T1, और T2 का मतलब होगा R2 माइनस R1, और T2 माइनस T1 और R2 अभी मैं निकाला स्टूडेंट, R2 कहाँ है, देखिए R2 इज द कॉट थीटा और R1 इज द टेन थीटा। बस क्लास 9th लेवल का ये ट्रिग्नोमेट्री, इसको सॉल्व कर दो। तो इसका आएगा C ऑप्शन आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, T2 माइनस T1।
ये कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1, ये इधर जाएगा ये इधर, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन, ये कॉस 2 थीटा समथिंग कुछ होता है अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हाँ यस, ये इसको ऐसा भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तो ये हो जाएगा आपका, जस्ट ए मिनट में थोड़ा सा देख के बता दो। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला होता है, देखिए वी नो दैट ये टेम्परेचर डिफरेंस निकालना, तो ये आपका होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा आप इसको क्या करो, 2 कॉस 2 थीटा ऊपर करो, 2 से ऊपर मल्टीपल नीचे डिवाइड कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको मालूम है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 कॉस 2 थीटा अपॉन ये जो वैल्यू यानी 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ अपन को एक यूजफुल इक्वेशन क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 2 और ये कॉस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट 2 थीटा। तो ये जो कोफिशिएंट है तो T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द कॉट 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत सिंपल है, इसमें थीटा दिया हुआ है और यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन का जो थीटा निकालना विथ रेस्पेक्ट टू आई, तो आई के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ से कितना स्लोप बना रहा है, इस पूरी वैल्यू में थीटा वैल्यू माइनस कर दो तो 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास 2 स्लोप आ गया। द फर्स्ट वाले का स्लोप है 10 थीटा R1, ये 1 लिखा है तो R1 रेजिस्टेंस। स्लोप नंबर 2 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा और दिस विल बी इक्वल ऑफ द R2, दोनों को डिवाइड कर दिया तो पहला कंक्लूजन क्या निकला, इसको देख के भी कोई बता देगा कि ये इसका लोअर स्लोप है तो उसका रेजिस्टेंस भी लोअर होगा, ये हायर स्लोप है इसका रेजिस्टेंस हायर होगा, तो ये लोअर स्लोप है तो लोअर रेजिस्टेंस तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, तो ये सब चीज़ें तो ऐसे ही निकाल लोगे। लेकिन सब पूछा क्या है कि टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा, तो उसको निकालना है, तो कुछ नहीं है, R1 इक्वल टू T1, क्योंकि R1 T1 के इक्वल होगा, जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा उतना अधिक उसका टेम्परेचर है, क्योंकि ये रिलेशन हमको सजेस्ट कर रहा है कि द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इंक्रीजेज with increase the temperature, that means R is directly proportional, nearly directly proportional to the T। तो then इसको यूज करेंगे स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट लाइट गुल हो गया था, बीच में डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। तो इसमें क्या है, अपन को R1 R2 तो निकाल ही लोगे, T2 T2 भी निकाल लोगे, क्योंकि R1 R2 से T1 T2 डिसाइड हो जाएगा, लेकिन हमको पूछा है कि टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है T2 माइनस T1, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर जो इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट कॉस 2 थीटा होता है, और साइन थीटा कॉस थीटा, इसे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ कर दिया, तो नीचे ये एक इक्वेशन, ये आइडेंटिटी बनता है जिसको बोलते हैं साइन 2 थीटा, और ये 2 तो रहेगा ही, तो कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये कॉट थीटा बनेगा, दैट मीन्स द टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस 2 थीटा। तो स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो आज का जो लेक्चर हमारा था वो था कि अब VI ग्राफ और IV ग्राफ में आप चीज़ों को कैसे निकालोगे, क्या क्या निकाल सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंस कौन हायर रेजिस्टेंस को रखता है, कौन लोअर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, लेंथ भी उसी प्रकार से होगा, क्योंकि लेंथ जो होता है, देखिए कितनी चीज़ें निकाल सकते हो, और भी थोड़ा बताया तो लेंथ R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो देखिए अगर ये RA इज ग्रेटर देन टू RB है या R1 इज ग्रेटर देन टू R, इसको थोड़ा मिटा देते हैं स्टूडेंट, ये बस हो गया, 2 मिनट और ख़त्म हुआ है, R1 तो इसे T1 इज ग्रेटर देन टू T2 होगा, क्योंकि मैंने इक्वेशन बताया था वो। अच्छा टेम्परेचर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों मटेरियल का, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका कम है, इसका मतलब इसका ये लॉन्गर वायर है, L1 इज ग्रेटर देन टू L2, वाई, क्योंकि जो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो
बहुत सारे कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। पहले अगर आप ये पता लगे कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका कम है तो टेम्परेचर के बारे में बता सकते हो। फिर जिसका रेजिस्टेंस कम है ज़्यादा उसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो। अगर दो ग्राफ दिया तो बता सकते हो कि पैरेलल उनको सीरीज में जोड़ा गया था कि पैरेलल में, जिसमें अगर कम वैल्यू आ रही मतलब पैरेलल हो जाएगा। जो भी है आप ग्राफ के बेस पे बहुत सारे एमसीक्यू बना लोगे और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के अंदर आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, यानी 1 मिनट मैक्सिमम। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी में IV ग्राफ एंड VI ग्राफ, इसके बेसिस पे मैंने कुछ एमसीक्यू बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम्स में आएगा तो निश्चित तौर पर आप जरूर इसको बना लोगे। इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इस टाइप का शॉर्ट ट्रिक मेथड मिले। एक्चुअली में शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है, एक्चुअली में अगर आपका कॉन्सेप्ट बनता है तो अपने आप शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको VI ग्राफ है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल ऑफ द R, और IV ग्राफ है द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन 1/R। बस यही है, इसी बेसिस पे आप बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।